हेलो फ्रेंड्स, आप यूट्यूब में आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर हमारा वीडियोज देख रहे हैं। यहाँ केमिस्ट्री सीखने एवं समझने का अच्छा मौका मिलेगा। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर टॉपिक क्लियरेंस के साथ साथ एमसीक्यूज, ऑब्जेक्टिव तथा सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी होगा और उनके सॉल्यूशन भी होंगे। आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर पढ़ने का एक अच्छा माध्यम है जहां आप कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज देख सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, आई एम रंजीत कुमार और आप पढ़ रहे थे अल्कोहल फिनॉल ईथर। तो अल्कोहल फिनॉल ईथर का हम कर रहे थे एनसीईआरटी क्वेश्चन का सॉल्यूशन। अब यहाँ ध्यान देना है क्या कि एनसीईआरटी क्वेश्चन के सॉल्यूशन कल मैंने 10 तक कर दिया था, 11.10 तक कर दिया था। आज जो स्टार्ट करने वाले हैं 11.11। तो स्टार्ट करने से पहले एक मेरी बातों को सुन लें। आप मेरे वीडियो को अगर देख रहे हैं, समझ रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक एवं शेयर कर दीजिएगा। बच्चों, जब ऑर्गेनिक सीखना चाह रहे हैं आप, तो आप वीडियो को बार बार रिवीजन करते रहिए। नोट्स अगर बनाए हैं तो नोट्स क्लियर करते रहिए। और बनाएं क्या, मैं तो बोला ही हूं कि बना लीजिए। नोट्स बनाइएगा तो आपको आसान होगी। बहुत सारी चीज क्या है कि मैं बोल देता हूं, उसको आप कॉपी में लिखिए, साइड में रफ रूप में, तब आपको समझ में ज्यादा आएगी। आज जो क्वेश्चन सॉल्यूशन करने वाले हैं 11.11 से 11.20 तक, मतलब 11 से 20 तक एनसीईआरटी आप बुक निकाल लीजिए। अगर यहाँ पर क्वेश्चन पता लगता है तो ठीक है, नहीं लगता है तो बुक निकाल लीजिए। और उसके बाद आप एक कॉपी और एक पेन भी निकाल लीजिए, ताकि जैसे जैसे मैं करूं उसी तरह से आप करिए और उसको बार बार रिवीजन करिए। देखिए, मैंने पहले ही बता दिया कि 33 क्वेश्चन है एनसीईआरटी के लास्ट में अल्कोहल फिनॉल ईथर में, और वो 33 में लगभग क्वेश्चन मैं आपको थ्योरी में दे दिया हूं। जैसे कल भी मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो लेक्चर नंबर 5 में पढ़ चुके हैं, लेक्चर नंबर 5 को देखिए, आप इसका सॉल्यूशन ढूंढिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं लेक्चर नंबर 21 में है, लेक्चर नंबर 21 देखिए और उसका सॉल्यूशन ढूंढिए। तो उसी तरह से मैं बताऊंगा, जो मैं पढ़ा दिया उसको रिवीजन करने वाला मैं टाइम वेस्ट क्यों करूं? आप उसको देखिए। अगर आप एक बार से 2 बार वीडियो देखते हैं तो 100% चांस रहती है क्या कि आपको क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाएगी और वो थ्योरी भी समझ में आ जाएगी। एकदम डायरेक्ट क्वेश्चन का डायरेक्ट हिट वहां पे है लेक्चर में। तो क्यों ना आगे की ओर हम बढ़े। आप फिर चलिए, यहां पर ध्यान देना है 11.11। ये जो आप काम क्रिया कर रहे हैं वो यूट्यूब चैनल आर केमिस्ट्री क्लासेस रंजीत सर पर कर रहे हैं। तो ध्यान देना 11.11 क्या है कि एथीन के जल योजन से एथेनॉल प्राप्त करने की क्रिया विधि। देखिए, मैकेनिज्म की बात आ गई ना। मैकेनिज्म के बारे में तो पहले ही बता रहे थे कि मैकेनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। और बताइए, एथीन के जल योजन से, अब एथीन के जल योजन है तो यहां पर ध्यान देनी है आपको। देखिए, एथीन पहले बनाते हैं। चलो, CH2 डबल बॉन्ड CH2। अब इसके जल योजन से, जल योजन मतलब H2O अम्ल की उपस्थिति में, ठीक है। अब इसको जल योजन के साथ किए तो बताइए CH2 यहाँ पर एक H पर प्लस और OH पर माइनस होगी, तो एक जगह पर OH दे दीजिए, एक जगह पर H प्लस दे दीजिए। ये तो हम डायरेक्ट रिएक्शन लिखे ना। अब बात आ रही है क्या कि इसका जल योजन करना है। तो बताइए, मैंने पढ़ाया था, आप देखिए प्रिपरेशन ऑफ अल्कोहल, और उसमें जाइएगा एल्कीन से, बाई एल्कीन, एल्कीन के द्वारा सबसे पहला रिएक्शन मिलेगा यही, एवं डायरेक्ट हिट है मैकेनिज्म के साथ, जिसके अंतर्गत पढ़े थे HBO और MDM पढ़े थे, एडिशन ऑफ हाइड्रेशन। अब एडिशन ऑफ हाइड्रेशन मतलब क्या हुआ कि जल का योग करना है, जल का योग कर दिए। अब इसको देखिए, मैकेनिज्म की बात किया तो मैं क्रिया विधि की बात करते हैं।
तो क्रिया विधि क्या है, सबसे पहले H प्लस जो है जल से, देखिए जल यही है H, इसके पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा तो बना लेगा H3O प्लस, तो H3O प्लस बना लिया। अब बताइए कि H3O प्लस जैसे ही बना लिया, यहाँ पर हुआ क्या, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई ऑक्सीजन के पास। देखिए किस तरह से, CH2 डबल बॉन्ड CH2, अब इसको कर रहे हैं ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस। अब यहाँ पर हुआ क्या कि इसको जैसे ही इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, ये अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर देगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देगा तो देखिए तो यहाँ से H प्लस आयन निकलेगा। अब H प्लस आयन निकलेगा तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी आई, दोनों के पास इलेक्ट्रॉन क्या दिखता है, तो क्या करेगा, कोई भी अपना इलेक्ट्रॉन इसको दे देगा। जैसे ये इसको दे दिया, तो मान लिया इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दिया, तो इस पे आएगा निगेटिव, इस पे आएगा पॉजिटिव, तो ये किससे जाके जुड़ेगा, तो ये H प्लस देगा तो निगेटिव से जाके जुड़ेगा। जैसे ही ये जुटा CH3, यहाँ पर हो गया CH2, यहाँ पर आ गया क्या जी प्लस। अब इसको OH2 के साथ करा दीजिए, तो जैसे ही OH2 के साथ करा दिए H2O के साथ वाटर के साथ, तो बताइए तो यहाँ पे आप ध्यान देना है, आपको ध्यान देना है यहाँ पे, यहाँ से निकला क्या H2O बाहर निकला ना, यहाँ से H2O बाहर निकल गया। यहाँ पर हुआ क्या कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, इसके पास इलेक्ट्रॉन नहीं दिखता है, ये जाके क्या किया, इससे अटैक किया। जैसे ही अपना इलेक्ट्रॉन इसको दिया, ये कुछ हो गया, इसके पास इलेक्ट्रॉन कमी। फिर जो कार्बन बना कंपाउंड हमको देखिए तो यहाँ पर बना कार्बन CH2, यहाँ पर CH3, ये तो है, यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर प्लस हो गया। अब ये क्या किया कि इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो अपना इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे दिया, तो यहाँ H प्लस बाहर निकला, यहाँ से H2O निकला था, तो H3O प्लस बाहर निकल गया। क्या आपको दिक्कत है, बाकी जो कंपाउंड बचा देखिए तो CH3 CH2 और OH बचा। हम पढ़े थे डायरेक्ट एडिशन ऑफ हाइड्रेशन में, याद है, डायरेक्ट विधि में पढ़े थे। इनडायरेक्ट में दो हमको पढ़ना था, HBO और OMDM, तो इसको आप ध्यान दीजिए, यही है मैकेनिज्म, और ये बहुत आसान है, इसी तरह से हम सब करेंगे तो आपकी क्लियर हो जाएगी। ऐसे आपको अगर देखना है तो लेक्चर नंबर 4 जाकर देख लीजिए, आपको 100% यही मैकेनिज्म मिलेगी। ठीक है, चलिए 11.12 है क्या कि आपको बेंजीन शांत सल्फ्यूरिक अम्ल और NaOH दिए गए हैं, इन अभिक्रमक के उपयोग द्वारा फिनॉल के विरचन के समीकरण लिखिए। बताइए, ये भी आसान है, ये जानते हैं कहां पढ़े हैं, लेक्चर नंबर 20 में। लेक्चर नंबर 20 में आपको डायरेक्ट हम करवाए थे, क्या करवाए थे, तो ध्यान देना है, बेंजीन है, आप बेंजीन है, देखिए यहां पे बेंजीन है, बेंजीन को शांत सल्फ्यूरिक एसिड की उपस्थिति में करवा दीजिए, H2SO4 कंसंट्रेशन H2SO4। अब यहां पर जैसे ही इसको करा दिए थे तो देखिए तो यहां पर जाके जुटा था, देखिए तो यहां से H प्लस, ध्यान देना है, इसका काम क्या है, इसको लिख सकते हैं SO3H, यहां पर है OH, क्या यहां से H प्लस निकलेगा, ये जल के रूप में बाहर निकल जाएगा। क्या आपको दिक्कत है, यहां पर जोड़ सकते हैं SO3H कि नहीं जोड़ सकते। अब इसको जैसे ही सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा देंगे, तब सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ जैसे ही किए तो यहाँ OH दे रहा है, ये फिर जल को लेकर बाहर निकल जाएगा, यहाँ पर बन जाएगा क्या, देखिए तो ध्यान देनी है आपको, यहाँ पर बन जाएगा SO3Na। अब इसको फिर करा देंगे क्या, ध्यान देना आपको, यहाँ पर फिर करा रहे हैं इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोलिक्यूल्स के साथ NaOH और NaOH। देखिए तो जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के 2 मोलिक्यूल्स के साथ करा रहे हैं तो यहाँ से Na2SO3 बाहर निकल रहा है, बाहर क्या निकल रहा है, Na2SO3, और बाहर क्या निकल रहा है, तो यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ से निकल रहा है H2O, यहाँ से कुछ निकल रहा है H2O। बाकी जो कंपाउंड आपको मिला वो कंपाउंड होगा ये ONA। इसको चाहिए क्या, अम्ल चाहिए, तो ये इसको एसिडिफिकेशन कर दीजिए, इसको एसिडिफिकेशन करा देंगे तो बताइए तो फिनॉल मिलेगा कि ना मिलेगा, बताइए। ये हम पढ़ाए थे आपको लेक्चर नंबर 20 में, डायरेक्ट हिट करेगा ये आपको, इसको आपको ध्यान देना है, जब तक ध्यान नहीं दीजिएगा तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं होगी। थ्योरी को दिमाग में रखिए, बहुत आसान थ्योरी है ये सब। चलिए 1.13 में चलते हैं, आप निम्नलिखित को कैसे संश्लेषित करेंगे दर्शाइए। संश्लेषित मतलब परिवर्तन करना, तो ध्यान दीजिए,
एक उपर्युक्त एल्कीन से 1 फेनिल इथेनॉल बनाना है। सबसे पहले देखिए, किन्हीं को अगर समझ में ना आता है तो डायरेक्ट बनाइए आप। देखिए, एक उपर्युक्त एल्कीन से 1 फेनिल इथेनॉल बनाना है। 1 पर फेनिल है तो सबसे पहले CH, ध्यान देना 1 पर है ना, तो यहां पर दे देते हैं OH, यहां पर CH3, और यहीं पर है बुआ फिनॉल, यहां पर कुछ है फिनॉल। इस तरह से भी आप कर सकते हैं। देखिए OH यहां पर दे दिए और यहां पर दे दिए फिनॉल। देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर। अब ये कब बनेगी, बात तो रही है कि कब बनेगी, तो ये बनेगी कब, देखिए तो इस तरह के रहेगी। हमको क्या करना है, एल्कीन से करना है, तो एल्कीन से करना है तो यहाँ पर CH2 और डबल बॉन्ड CH2, मतलब CH डबल बॉन्ड CH2, यही करेंगे तब ना। अब यहाँ पर देखिए, जब इससे हमको ये बनाना है तो इसको करा देंगे क्या, एसिड कैटालिस्ट करवा देंगे। तो एसिड कैटालिस्ट H प्लस और OH माइनस यही करा देंगे, मतलब H प्लस H2O जल का एसिड कैटालिस्ट करा देंगे। जैसे ही एसिड कैटालिस्ट करा देंगे तो आप तो यहाँ पर आप समझ ही सकते हैं कि कैसे जुटा। मैकेनिज्म की बात करते हैं, फिर मैकेनिज्म की बात करते हैं तो देखिए थोड़ी सी बात करना, यहाँ से एक ऊपर जुटेगा H प्लस, एक ऊपर जुटेगा OH माइनस। हम डायरेक्ट मैकेनिज्म दिखा रहे हैं आपको। तो जैसे ही जुटा तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा ध्यान देना, ये भी आपको मिलेगा लेक्चर नंबर 4 में। अब इसमें ध्यान दो कि हमको जुटे कहाँ था, एक ये कार्बन पर, एक ये कार्बन पर, क्योंकि पीछे में पाई बॉन्ड है। अब जुटेगा OH किस पे जुटेगा, तो OH किस पे जुटेगा ये हम बात करते हैं। चलिए अगर हम बॉन्ड को इधर की ओर तोड़े तो देखिए तो इस तरह का आया बेंजाइल, CH2, CH पर प्लस आया होगा और इस पे आया होगा CH पर माइनस, इस पे तो H प्लस तो इस पे जाके जुड़ जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है। अब अगर दूसरा बात करते हैं, समझना यहाँ पे ये है क्या, आप बॉन्ड को इधर की ओर तोड़ते हैं, तो इधर की ओर तोड़ते हैं तो इस पे CH2 और इस पे आ जाएगा क्या, ध्यान देना थोड़ा सा बात करते हैं, जब इस पे करते हैं तो आ जाएगा CH2 यहाँ पर प्लस, ठीक है। ये है बेंजाइल ग्रुप मेन रूप से। अब बेंजाइल कार्बोकेटायन में सबसे अधिक होती है, बेंजाइल की स्टेबिलिटी कुछ होती है सबसे अधिक, तो सबसे अधिक होती है, तो इससे ज्यादा स्टेबल तो ये है। अब ये स्टेबल होने के कारण OH ऋणात्मक समूह उसी से जुड़ेगी जो कार्बोकेटायन में स्टेबिलिटी जिसका ज्यादा है, तो किससे जुड़ेगी, CH से जाके OH जुड़ जाएगी, बाकी हाइड्रोजन इससे जुड़ जाएगी। देखिए CH से आपको OH जुड़ गई, आसान है। इसी तरह से हम करेंगे, ये भी आपको डायरेक्ट हिट है थ्योरी में। चलिए नेक्स्ट है SN2 अभिक्रिया के द्वारा एल्कीन हाइलाइड के उपयोग से साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल बनाना है। ध्यान देना, एल्कीन से हमको बनाना है साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब देखिए प्रोडक्ट आपको फाइनल रूप में दे दिया है साइक्लोहेक्सिल हो गया। अब मेथेनॉल तो CH2OH हो गया। देखिए क्या आपको दिक्कत है, साइक्लोहेक्सिल मेथेनॉल। अब इसको करना है क्या कि एल्कीन के द्वारा बनाना है। किसके द्वारा बनाना है, एल्कीन के द्वारा। तब इसको हम एल्कीन हाइलाइड के द्वारा, तो जब एल्कीन हाइलाइड के द्वारा करेंगे तो इसका मतलब तो यहाँ पर वही होगा कि CH2 मान लिया X है, इसको सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ करा दीजिए, तो देखिए तो ये क्या है, OH देगा, OH यहाँ से ऋणात्मक समूह ये, यहाँ से ऋणात्मक ये, तो यहाँ से धनात्मक ये, इसके साथ चल जाएगा, इसके साथ चला जाएगा। देखिए प्रोडक्ट डायरेक्ट सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या आपको दिक्कत है, तो यहाँ पर आपको पकड़ना पड़ेगा, जब तक नहीं पकड़िएगा क्वेश्चन तब तक आपको सॉल्यूशन नहीं मिलेगा। चलिए नेक्स्ट है, एक उपर्युक्त एल्कीन हाइलाइड के उपयोग से पेंटेन 1 ऑल देना है। देखिए यही रिएक्शन ये भी है, एल्कीन हाइलाइड है तो पेंटेन 1 ऑल देना है, तो COH। अब देखिए यहाँ पर एल्कीन हाइलाइड देना है, तो 5 कार्बन पार्टी, तो ये भी तो 5 कार्बन ना होगा, यहाँ पर एल्कीन हाइलाइड दे देते हैं, हाइलाइड हो गया, तो इसको भी सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दीजिए, तो वही मिल जाएगा प्रोडक्ट आपको। क्या प्रोडक्ट यहाँ पर दे रहा है फुल रूप में, आपको रिएक्टेंट लिखना है और रिएजेंट लिखना है, दोनों लिख दीजिएगा, क्लियर हो जाएगा। तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए और उसके बाद फिर आए। चलिए क्वेश्चन नंबर 11.14,
ऐसी दो अभिक्रियाएं दीजिए जिनसे फिनॉल की अम्लीय प्रकृति प्रदर्शित होती है। अब फिनॉल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। बहुत आसान है। कैसे, ध्यान देना है। पहला तो हम लेते हैं, मान लिया ये फिनॉल है। अब फिनॉल OH है, इसको सोडियम के साथ खाली कर दीजिए। तो यहाँ पर सोडियम क्या है, प्लस का कार्ड, यहाँ पर क्या करेगा, हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन त्यागेगा। ठीक है, त्यागेगा, H+ के रूप में बाहर निकलेगा। H+ के रूप में बाहर निकला तो 1/2 हाइड्रोजन के साथ गुना कर दीजिए। ध्यान देना, यहाँ ध्यान देना, जैसे देखते हैं यहाँ पे, यहाँ बाहर निकला तो 1/2 कर देंगे H2। चलिए, एक हाइड्रोजन हो गया। बाकी ये क्या हुआ, तो ये सोडियम जो है इसके साथ चल गया। देखिए सोडियम जैसे ही जाके जुड़ा तो यहाँ पर कुछ हुआ, H+ आयन बाहर निकल गया। क्या क्लियर। दूसरा दे सकते हैं क्या, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कर दीजिए। मान लिया यहाँ पर फिनॉल है, इसको NaOH के साथ कर देंगे। तो NaOH के साथ करेंगे तो H+ निकलने की प्रवृत्ति को चाहिए, ज्यादा तेजी है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर OH आ गया, बेस की तरह कार्य कर रहा है। तो बेस क्या करेगा, जल को खींचेगा, जल के रूप में बाहर निकलेगा। H+ आयन को खींच के, H+ आयन को खींचा, इस जल के रूप में बाहर निकला, बाकी यहाँ पर आ गया ONA। बताइए, एक समीकरण ये, एक समीकरण ये। लिख सकते हैं क्या कि जब फिनॉल को सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दिए तो हमको सोडियम फिनॉक्साइड और H2 बाहर निकला। दूसरा लिख सकते हैं क्या कि फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ किए तो सोडियम फिनॉक्साइड और H2 बाहर निकला। ये दोनों क्रिया क्या है, H+ आयन को बाहर निकाल रही है। तो H+ आयन के बाहर निकालना ही तो अम्लीयता को प्रदर्शित करता है ना। अब यहाँ पर बात आ रही है क्या, अब दूसरा इसी में पार्ट्स आ गया क्या कि फिनॉल की अम्लीयता की तुलना एथेनॉल से कीजिए। अब यहाँ पर कह रहा है कि फिनॉल की अम्लीयता ज्यादा होती है कि एथेनॉल की अम्लीयता ज्यादा होती है। यहाँ पर ये बात है, CH3CH2OH। यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर हम आपको रेजोनेंस के द्वारा बताए थे। चलिए, यहाँ पर ये कर रहा है +I का काम। +I का काम है क्या, जैसे ध्यान देना, जैसे ये क्या है कि इस रूप में टूट सकता है, CH2O पर माइनस H पर प्लस, इस रूप में आ सकता है। अब ये +I का कार्य कर रहा है, इलेक्ट्रॉन को उसके ओर ढकेलेगा, और जब ये ढकेलेगा तो यहाँ पर कुछ होगा, माइनस की संख्या बढ़ेगी। अब माइनस की संख्या बढ़ेगी मतलब माइनस में स्टेबिलिटी आएगा, तो प्लस वाला को खींचेगा, क्या करेगा, खींचेगा अपनी ओर। माइनस बढ़ेगी, माइनस का स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो प्लस वाला को खींचेगी। तो इसका अम्लीयता तो कुछ कम है कि मतलब H+ आयन को त्यागने नहीं दे रही है। लेकिन यहाँ पर बात करते हैं कि जब यहाँ पर इस तरह का कंपाउंड आया तो यहाँ पर आ जाएगा O पर माइनस, H पर प्लस, तो ठीक है। लेकिन ये काम क्या है, ऑक्सीजन, यहाँ पर ऑक्सीजन है, लोन पेयर है, तो ये +M इफेक्ट कार्य करता है। +M इफेक्ट जैसे ही पड़ता है तो +M मतलब मेजोमरी, +M का काम है अपने इलेक्ट्रॉन को रिंग में ढकेल देना। तो ये अपना इलेक्ट्रॉन और रिंग में ढकेलेगा, अपना इलेक्ट्रॉन को होगा रिंग में ढकेलेगा। तो इस पे कौन चार्ज आएगा, प्लस। अब बताइए, प्लस और प्लस रिपेल होगा क्या अटैक होगा, रिपेल होगा। तो इसका मतलब क्या है कि H+ आयन को त्यागने की प्रवृत्ति सबसे ज्यादा किसमें है, फिनॉल में। तब फिनॉल की अम्लीयता कुछ होती है, ज्यादा होती है। क्या कोई दिक्कत है, स्टेटमेंट लिख सकते हैं क्या कि फिनॉल में ऑक्सीजन और लोन पेयर होने के कारण +M इफेक्ट प्रदर्शित करती है। +M इफेक्ट अपना इलेक्ट्रॉन रिंग में डोनेट करती है, जिसके कारण ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है और हाइड्रोजन भी पॉजिटिव ही है। तो पॉजिटिव और पॉजिटिव होने के कारण रिपेल होती है। इसका मतलब क्या है, H+ आयन को आसानी पूर्वक त्याग देती है, जबकि एथेनॉल में CH3+I का कार्य करती है और +I का काम है इलेक्ट्रॉन को ढकेलना। ये इलेक्ट्रॉन ढकेल के ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज को बढ़ा देती है, जिसके कारण वो ऑक्सीजन को हाइड्रोजन को आसानी पूर्वक अटैक कर सकती है, आसानी पूर्वक खींच सकती है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। समझाइए कि ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल पारा नाइट्रोफिनॉल से अधिक अम्लीय है क्यों। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सब मैंने थ्योरी में पढ़ाया है, नहीं पढ़ाया है। देखिए, ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल और पारा नाइट्रोफिनॉल, एक क्वेश्चन है। ऑर्थो, यहां पर फिनॉल है, नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है। थोड़ी सी क्वेश्चन हम देख लेते हैं, सर डॉट में आपको देखिए, बोले ना, ऑर्थो मेथॉक्सीफिनॉल है। ध्यान देना, क्वेश्चन आप
देखिए हम तो लिखे हैं, ठीक है, आप देखिए ना, हम यहाँ पर समझाएंगे, यहाँ पर हम लिखेंगे नहीं स्टेटमेंट को। मेथॉक्सी OCH3, देखिए यहां पर आप समझिएगा, कह रहा है अम्लीय कौन होती है, सबसे ज्यादा अम्लीय, अधिक अम्लीय कौन है। तो ये मैं पहले ही बता देता हूं कि अधिक अम्लीय ये नाइट्रोफिनॉल। क्यों अधिक अम्लीय का कारण तो अभी मैंने बताया, एसिडिटी ऑफ फिनॉल में जाके देखिए, प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में आपको मैंने बताया है, अब 100% ये फिट करेगा क्वेश्चन आपको। तो यहां पर ध्यान देना है, एसिडिटी का मतलब क्या हुआ, H+ आयन आसानी पूर्वक कौन त्याग सकता है, ये ना। तो यहां पर देखिए, जैसे ही है क्या कि ये तो आपको पता है कि ये जो है +M इफेक्ट है, ये भी है +M इफेक्ट है, ठीक है। तो यहां पर क्या कर रही है कि इलेक्ट्रॉन अपना रिंग में डोनेट कर रही है, ये भी रिंग में डोनेट कर रही है, यहां तक तो समान है। चलिए ये रिंग में डोनेट की, यहां गया, फिर यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, यहां जाएगा, आइए इलेक्ट्रॉन बाहर की ओर निकाल रही है, विथ ड्रॉइंग ग्रुप है। ड्रॉइंग मतलब इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना, इलेक्ट्रॉन को बढ़ा रही है, ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, ये क्या कर रहा है कि यहां से आया, इधर की ओर इलेक्ट्रॉन निकल गया, इसका मतलब है क्या कि H+ आयन जो है बाहर ही छूट गया, मतलब इसको त्यागने, H+ आयन को त्यागने की प्रवृत्ति ज्यादा। लेकिन इसमें ध्यान देना, इधर से ये कर रही है, ये कर रही है, इधर आई है, ये जा रही है, ये कर रही है, ये कर रही है, मतलब रेजोनेंस पूरे होल में हो रही है। लेकिन यहाँ पर लोन पेयर है तो ये क्या करती है, +M इफेक्ट प्रदर्शित कर रही है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, इधर से ये इलेक्ट्रॉन दे रही है, तो इधर से भी आ रही है, इधर से भी आ रही है, मतलब ये रिंग में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गई। तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन बढ़ गई, इसका मतलब क्या है कि इस पे और माइनस की संख्या बढ़ जाएगी, फिर यहां से जाएगी, यहाँ पर माइनस बढ़ जाएगी, डबल, इससे दोगुना हो जाएगी। इसका मतलब EH+ आयन को कुछ करेगा, अपनी ओर खींचेगा, तो इसको त्यागने का प्रवृत्ति तो ज्यादा है नहीं। ये क्या कर रहा है, यहां से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन इधर से हाइड्रोजन वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन खींचा, इधर जाकर निकल गया, तो H+ पर इलेक्ट्रॉन गया ना। फिर यहाँ क्या है कि यहाँ से खींचा, यहाँ पर आया, यहाँ पर जैसे ही पहुंचा तो देखा क्या कि इधर से भी इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो यहाँ से डबल रूप में न जाएगा, ऊपर की ओर में बढ़ेगा, तो डबल रूप में बढ़ेगा, तो डबल रूप में बढ़ेगा, तो इसका मतलब क्या ऑक्सीजन पर माइनस की संख्या बढ़ जाएगी, तो H+ आयन को त्यागने देगा, वो नहीं देगा, क्योंकि इस पे H पर प्लस, ऑक्सीजन पर माइनस, तो प्लस माइनस कुछ हो जाएगा, खींचेगा। इस पे कुछ हो रहा था, इस पे तो कुछ हो रहा था, माइनस जो था अपना इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देते, इस पे कोई चार्ज नहीं था, तो H+ आयन को तो त्याग रहा है। तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन है, ये नाइट्रोफिनॉल, समझ गए। चलिए 16, समझाइए कि बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह उसे इलेक्ट्रॉन रागी प्रतिस्थापन के प्रति कैसे सक्रियता करती है, ये भी बताए थे। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन प्रॉपर्टीज ऑफ फिनॉल में। देखिए बेंजीन वलय से जुड़ा OH समूह, यहां पर OH है, अभी तो मान लिया किसी HNO3 कंसंट्रेटेड HNO3 के साथ मैं अभी क्रिया करवाया, तो अभी पता नहीं लग रहा है कि कहां पर जाकर जुड़ेगी। लेकिन जैसे ही OH समूह लगा दिए, बेंजीन में जुड़े थे तो पता नहीं था, जैसे ही OH समूह लगा दिए तब परफेक्ट हो गया, एक्टिविटी बढ़ गया है। एक्टिविटी के नाम हम वहां पर लिए थे, सक्रियता नहीं बताए थे, एक्टिविटी। अब एक्टिविटी बढ़ गया है, क्या है, तो ये +M इफेक्ट प्रदर्शित कर रहा है। क्यों, ये ऑक्सीजन है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, इस पे लोन पेयर भी है, तो +M का काम है इलेक्ट्रॉन देना। जैसे ही इलेक्ट्रॉन देता है तो जहां जहां पर निगेटिव चार्ज आया वहां वहां का इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाता था। तो क्या नहीं बताए थे, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में बताए थे कि जब OH समूह रहती है तो ऑर्थो और पारा पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा बढ़ जाती है, एक्टिव हो जाता है। कि अब कोई भी ग्रुप अगर जुड़वो करेगा तो या तो वो ऑर्थो से जुड़ेगा, नहीं तो पारा से जुड़ेगा। किसके कारण, रेजोनेंस के कारण, ठीक है, समझ गए। चलिए 17 में आते हैं, निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए समीकरण दीजिए। तो पहला है क्या कि प्रोपेन O1 ऑल का क्षारीय KMNO के साथ, ये तो बहुत आसान है। चलिए प्रोपेन CH3 CH2 CH2OH, इसको क्षारीय KMNO के साथ कराते थे, तो KMNO के साथ, क्षारीय KMNO साथ, एल्काइल KMNO साथ,
इसका मतलब क्या बताइए तो, ऑक्सीकरण नहीं हो रहा है। ऑक्सीकरण आप अल्कोहल में नहीं पढ़ाए थे कि अगर क्षारीय के एमएनओ के साथ कराइएगा तो डायरेक्ट वो कार्बोक्सिलिक एसिड देगी 1 डिग्री। कौन सी देती है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और H कार्बोक्सिलिक एसिड दे देगी। प्रोपानोइक एसिड हम बताए थे, तो आप इसको जाके देख सकते हैं ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल में, वहां पर हम आपको यूज भी किए थे, PCC किए थे, ये क्रोमेट आयन किए थे कि नहीं किए थे, डाइक्रोमेट किए थे। तो ये सब आपको ध्यान देना है थोड़ी सी। चलिए आगे चलते हैं। ब्रोमीन को CH2 के साथ, कार्बन डाइसल्फाइड के साथ, तो जैसे ही फिनॉल को ब्रोमिनन करते हैं, फिनॉल है OH, अब इसको ब्रोमीन के साथ CH2 के उपस्थिति में करते हैं तो ये क्या देता था? ऑर्थो और पारा पर देता था। क्या OH समूह तो एक्टिविटी बढ़ा देती है ना जी, तो यहाँ पर Br, एक बार कहां पर Br, पारा पर Br हो जाएगी, यहाँ पर OH तो एक बार यहाँ पर Br हो जाएगी। बताइए, नहीं बताए थे? बहुत आसान है ये। अल्कोहल प्रॉपर्टीज ऑफ अल्कोहल में जाइए, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में हमने बेंजीन ब्लैक के जो भी समीकरण दिए थे उसमें जाइए, ब्रोमीन के साथ अभिक्रिया डायरेक्ट हिट करेगा ये, ठीक है ना। चलिए, तनु HNO3 की फिनॉल के साथ क्रिया करते हैं। अब यहीं पर ध्यान देना है कि जब तनु HNO3 डाइल्यूट के साथ करते हैं तो ऑर्थो पारा देती है, और वही कंसंट्रेटेड के साथ कर देते हैं तो 2 4 6 दे देती है। याद आया? चलिए इसको भी ध्यान देना है। यहाँ पर ये भी है, यहाँ पर OH है, इसको डाइल्यूट HNO3 के साथ कर दीजिए तो ये दे देगा क्या? ऑर्थो और पारा। यहाँ पर OH हो जाएगा, यहाँ पर NO2 और प्लस यहाँ पर OH हो जाएगा और यहाँ पर NO2। बताइए, नहीं बताए थे? आसान है ना। चलिए यहाँ पर आइए, चौथा क्वेश्चन ये है, फिनॉल की NaOH की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ अभिक्रिया। ये तो और आसान है, लेक्चर नंबर 21 होगा। रायमंड टीमन क्या था? चलिए इसका रिएक्शन हम यहाँ पर दें। देखिए फिनॉल को करा रहे हैं, क्या करा रहे हैं? CH, ध्यान देना, क्लोरोफॉर्म तो CHCl3 इसके साथ करा रहे हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में। इसको कराने के बाद एसिडिफिकेशन करा देते थे, तब ना हमको मिलता था। देखिए तो यहाँ पर OH, यहाँ पर CHO, जिसको बोलते थे क्या? सैलिसैल्डिहाइड। क्या आपको दिक्कत है? 2 हाइड्रोक्सी बोलते थे ना, बेंजोल्डिहाइड। कोई दिक्कत नहीं? तो इसको जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट करिए। 17 तक हो गया, अब 18 19 20 3 क्वेश्चन और कराएंगे। क्वेश्चन 11.18 मतलब क्वेश्चन नंबर 18 में निम्नलिखित का उदाहरण सहित समझाएं। अब आपको पढ़ाया हुआ है नहीं, कोल्बे अभिक्रिया, रायमंड टीमन, विलियमसन संश्लेषण, असममित ईथर, इसके बारे में मान लिया हम बताए थे, आज भी बता देंगे। बाकी ये तीनों तो सबको पढ़ाया हुआ है। कोल्बे अभिक्रिया लेक्चर नंबर 24 में जाइए, रायमंड टीमन लेक्चर नंबर 24 में जाइए, विलियमसन संश्लेषण लेक्चर नंबर 25 में जाइए, आपको मिल जाएगी। देखिए उसको समझिए। जैसे एक बार बात करने की तो आती है तो हम बताते हैं कि कोल्बे अभिक्रिया में क्या होती है। ध्यान देना, थोड़ी सी हम हिंट कर रहे हैं कोल्बे अभिक्रिया में कि जब फिनॉल को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं, सोडियम फिनॉक्साइड, इसको कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिफिकेशन करा देते हैं तो सैलिसिलिक एसिड बनता है। यहाँ पर OH, यहाँ पर C+OH, जबकि रायमंड टीमन में सैलिसैल्डिहाइड बनता है। ये क्या है? तो इसको क्लोरोफॉर्म के साथ सोडियम हाइड्रोक्साइड की उपस्थिति में क्लोरोफॉर्म के साथ एसिडिफिकेशन कर देते हैं तो ये एल्डिहाइड का फॉर्म ले लेता है। ये ना, ये सैलिसिलिक, ये सैल्डिहाइड। तो बताइए, आपको लेक्चर नंबर 24 में जाइए तो ये दोनों मिल जाएगा। जबकि विलियमसन संश्लेषण क्या बताए थे कि जब RH को, एल्किल हैलाइड को सोडियम एल्का ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करवाया जाता है तब हमको ईथर का निर्माण होता है। बताइए तो, बताए थे। तो ये हो गया था क्या? विलियमसन संश्लेषण। और चौथा असममित ईथर। असममित ईथर मतलब क्या कि असममित ईथर भी एक ईथर ही है, लेकिन इसमें फंक्शनल ग्रुप के दोनों साइड में एल्काइलों की संख्या कुछ होती है, डिफरेंट होती है। बस वही
एग्जाम्पल लिख देंगे एक दो को इस तरह का, इसी को कहा जाता है असमित ईथर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19, एथेनॉल के अम्लीय निर्जलन से एथीन प्राप्त करने की क्रियाविधि मैकेनिक। एथेनॉल CH3 CH2 यहाँ पर OH है, इसको अम्ल के साथ कर रहे हैं, अम्ल में H प्लस है, इसके पास इलेक्ट्रॉन अधिक है, ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन ले लेगा, CH3 CH2 यहाँ पर OH हो गया, हाइड्रोजन हो गया, यहाँ पर प्लस चार्ज आ गया, इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, इसको ये क्या करेगा इलेक्ट्रॉन लेके भागेगा। जैसे ही इलेक्ट्रॉन लेके भागा तो ध्यान देना यहाँ पर आ जाएगा CH3 CH2, अब यहाँ ध्यान देना ये बाहर निकल गया H2O, यहाँ पर आ गया क्या प्लस, इसको चाहिए इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्या करेगा ये कार्बन जो है H प्लस आयन मतलब अपना एक इलेक्ट्रॉन इधर की ओर दे देगा, H प्लस आयन बाहर निकल जाएगा। देखिए तो CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये तो मैकेनिज्म है, आसान है। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 में निम्नलिखित परिवर्तन को किस प्रकार किया जा सकता है। तो पहले है प्रोपीन से प्रोपेन टू ऑल, बताइए प्रोपीन CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2, इससे हमको करना है CH3 CH3 प्रोपेन टू ऑल हो गया। आप बताइए अगर 1 ऑल रहता तो HBO कराते, अब 2 ऑल है तो OM-DM करा दीजिए ना, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन होता था क्या, तो HgOH का होल 2 पहला में और दूसरा में सोडियम बोरा हाइड्राइड, क्या इसके साथ कराए थे तो 2 पर आया था, अगर HBO कराते तो 1 पर आता, कोई दिक्कत है ना। चलिए बेंजील क्लोराइड से बेंजील अल्कोहल बनाना है, तो पहले बेंजील का स्ट्रक्चर बनाइए, बेंजील ही है, इसको क्लोराइड से, तभी तो मैंने बताया था क्या जलीय KOH या NaOH इसको करा देंगे तो हमको बन जाएगा यहाँ पर बेंजील अल्कोहल, बाकी KCl बाहर निकल जाएगा, आसान है। चलिए नेक्स्ट है एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड से प्रोपेन 1 ऑल देना है, तो एथिल मैग्नीशियम क्लोराइड एथिल C2H5 मैग्नीशियम क्लोराइड ग्रिगनार रिएजेंट, देखिए मैग्नीशियम क्लोराइड, अब इससे हमको देना है क्या, तो CH3 CH2 CH2OH प्रोपेन 1 ऑल देना है। अब प्रोपेन 1 ऑल देना है तो यहां पर ध्यान देना थोड़ा सा, चलिए देखिए कष्ट करिएगा थोड़ा सा, यहां पर देखना है कि इस तरह का हमको लाना है, तो इसको कराएंगे कि किस चीज के साथ, तो हम बताए थे कि 1 डिग्री, ध्यान देना है प्रोपेन 1 ऑल है ना, तो इसको फॉर्मल्डिहाइड के साथ करा देंगे। फॉर्मल्डिहाइड क्या देती है HCO, यहाँ पर H है, यही है फॉर्मल्डिहाइड। ये क्या करेगा, इस पे प्लस होता है इस पे माइनस होती है, ये इलेक्ट्रॉन इधर की ओर जाएगा तो इस पे आ जाएगा प्लस, ये जाके डायरेक्ट इस पे अटैक करेगा, ठीक है। अब अटैक करेगा तो फिर पुनः ये देगा और ये बाहर की ओर निकल जाएगा, देखिए उस तरह का आ जाएगा कि ना आ जाएगा, H प्लस होगा ना, बाहर निकलेगा ना। चलिए उसी तरह करते हैं मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है तो देखिए CH3 मैग्नीशियम Br है, ठीक है। अब इसको हमको लाना है कोई 2 मेथिल प्रोपेन, ध्यान देना 2 मेथिल कार्बन 2 पर मेथिल और 2 पर ऑल ही है, 2 पर कौन सी है ऑल है, 2 मेथिल प्रोपेन, देखिए इसी तरह का स्ट्रक्चर लाना है। तो इसको लाने के लिए क्या करेंगे, तो इसको ध्यान देना यहाँ पर कौन के साथ करवाए एल्डिहाइड के साथ, यहाँ पर कर देंगे कीटोन के साथ, देखिए CH3 CO और CH3, बताइए यहाँ जाएगा तो इस पे माइनस है इस पे प्लस है, ये जाके यहाँ पर अटैक करेगा क्योंकि प्लस है। अब इसको करेंगे तो देख लीजिएगा एल्डिहाइड और कीटोन वाला आपको यही देगा, कीटोन को देता था 3 डिग्री अल्कोहल, एल्डिहाइड को देता था 1 डिग्री और 2 डिग्री अल्कोहल, ठीक है ना। तो इसी के साथ आपको 20 तक क्वेश्चन समाप्त हो गया है, और नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर भी समाप्त हो जाएगी, माने चैप्टर के क्वेश्चन समाप्त हो जाएगी, और उसके बाद एक क्लास MCQ का देंगे। अब MCQ में मतलब एक नंबर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देंगे, आपसे पूछेंगे और उसके बाद आपको एक टेस्ट का क्वेश्चन डाल देंगे, आप घर में बनाइएगा, ठीक है। तो आज का क्लास यहीं पे, जो न्यू बच्चे जुड़े हैं उनसे एक रिक्वेस्ट है कि वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो मेरे
वीडियो को शेयर एवं लाइक भी करते रहें। और आप लोग लॉकडाउन में आराम से बैठ के अल्कोहल फिनॉल ईथर की मजा लेते रहिए, ताकि आपको बाद में ऑर्गेनिक में प्रॉब्लम ना हो। ऑर्गेनिक तो इस तरह से पढ़ा देंगे कि आपको पता नहीं लगेगी कि ऑर्गेनिक हम पढ़े किस तरह से, आपको 100% समझ में आ गई। अगर इस टाइप में ऑर्गेनिक अगर नहीं समझते हैं तो फिर कहीं ऑर्गेनिक आप नहीं समझिए, ये मेरी गारंटी। ठीक है।